रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। देश में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है, और संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं है। इसका मतलब हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। मैंने आप लोगों को एक घटना भी बताया था, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 2013 में ये बीजेपी की ओर से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किए जा चुके थे, लेकिन ये उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। तब ईटीवी के एंकर जयशंकर व्यास ने मोदी साहब का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने प्रश्न पूछा कि यदि आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, नरेंद्र मोदी साहब को बोला कि यदि आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश में शासन किसका होगा? आरएसएस का होगा कि बीजेपी का होगा कि नरेंद्र मोदी का होगा? तो इन्होंने कहा था कि मेरी ओर से एक विकल्प और रख लें, देश में विधि का शासन होगा। तो हमारे देश में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है, और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और कानून दो नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता। कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जाति, धर्म, वंश, वर्ण, लिंग, किसी भी प्रकार का कानून भेद नहीं करता कि दो जातियों के आधार पर हम भेद करें, कि दो धर्म के आधार पर भेद करें, कि दो लिंग के आधार पर भेद करें, कि दो क्षेत्र के आधार पर भेद करें, कि दो वंश के आधार पर भेद करें, कि दो वर्ण के आधार पर भेद करें। किसी भी प्रकार का कानून भेद नहीं करता। कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं। और हमारे देश में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है। जबकि देश में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। तो हमारे यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के बावजूद भी हम लोगों ने विधि की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया है कि हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, न कोई पदाधिकारी है, न कोई एजेंसी है, और एक नागरिक के रूप में आपको भी अधिकार नहीं है कि आप संविधान से ऊपर जाकर काम करें। कन्फर्म हुआ, हमारे देश में कानून ही सर्वोच्च है, विधि की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। और जिस देश में विधि का शासन होता है, जिस देश में विधि का शासन होता है, उस देश के संविधान को संविधानवाद कहा जाता है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि भारत में संविधान ही नहीं है, बल्कि भारत में संविधानवाद भी है, क्योंकि देश में विधि का शासन है। इसका मतलब कि संविधानवाद एक विचारधारा है, एक कंसेप्ट है कि सरकार की स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करता है, कि सरकार का कोई भी अंग निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार के जितने भी अंग हैं, सरकार के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी एजेंसी हैं, उन सभी की शक्तियों का स्रोत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उन सभी की शक्तियों का स्रोत भारत का संविधान है। वही भारत का संविधान उन सब को ऑथराइज किया है कि अपने शक्ति का प्रयोग करना है। शक्ति के प्रयोग करने के लिए ऑथराइज्ड भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो उन शक्ति के प्रयोग के लिए मर्यादा भी तय किया है कि आप अपने शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक कर सकते हैं। उस सीमा से अगर आगे आप अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो विधि की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में विधि से ऊपर कोई नहीं है। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, और हमारे देश में सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। तो जिस देश में सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है,
उस देश के शासन को विधि का शासन कहा जाता है। तो हमारे देश में शासन किसका है? विधि का शासन है। अब थोड़ा ये ध्यान देना है, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाना है कि आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि विधि के शासन शब्द को किसने दिया? विधि का शासन जो शब्द है, रूल ऑफ लॉ जो शब्द है, उस शब्द के जनक कौन है? और जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया है, उस कंसेप्ट के जनक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां विधि के शासन शब्द का जनक, विधि के शासन शब्द का जनक एडवर्ड कोफ हैं। एडवर्ड कोफ हैं। विधि के शासन शब्द के जनक एडवर्ड कोफ हैं। ये जो शब्द दिया है वह एडवर्ड कोफ के द्वारा दिया गया। तो विधि के शासन शब्द के जनक एडवर्ड कोफ को माना गया। ये शब्द के जनक हैं, ये कंसेप्ट के जनक नहीं हैं। कंसेप्ट के जनक ब्रिटिश विधि शास्त्री एवी डाइसी हैं। इस कंसेप्ट के जनक ब्रिटिश विधि शास्त्री एवी डाइसी हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका विस्तार पूर्वक व्याख्या किया था। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका विस्तार पूर्वक व्याख्या किया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि विधि के शासन के अवधारणा के जनक ब्रिटिश विधि शास्त्री एवी डाइसी को माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका विस्तार पूर्वक व्याख्या किया है, जबकि शब्द के जनक एडवर्ड कोफ को माना जाता है। कन्फर्म हुआ? इसका मतलब यह एक ब्रिटिश अवधारणा है। यह कैसी अवधारणा है? यह एक आंग्ल अवधारणा है। यह एक ब्रिटिश अवधारणा है और इस कॉन्सेप्ट के जनक ब्रिटिश विधिशास्त्री एवी डाइसी को ही माना जाता है। उन्होंने ही इसके विस्तार पूर्वक व्याख्या किया है और उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक कानून के अधीन होता है। देश का प्रत्येक नागरिक कानून के अधीन होता है, अर्थात राज्य में विधि की सर्वोच्चता होगी और प्रत्येक व्यक्ति सामान्य कानून के प्रति समान रूप से उत्तरदायी है। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य कानून के प्रति समान रूप से उत्तरदायी है। हम सबके अधिकारों का स्रोत भारत का संविधान है और हम सभी लोग देश के सर्वोच्च कानून भारत के संविधान के प्रति समान रूप से उत्तरदायी हैं और देश में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। हमारे देश में एक ही प्रकार का कानून है और एक ही प्रकार का न्यायालय है। न दो कानून है, न दो न्यायालय है और न ही दो नागरिक। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का सिद्धांत है। हमारे यहाँ एक ही कानून है, वो देश का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है और हमारे देश में एक ही न्यायालय है और सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे न्यायाधिकरण बने हैं। भारतीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भारतीय विधिक न्यायाधिकरण, इंडियन लॉ ट्रिब्यूनल्स बना है, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल्स बना हुआ है, कन्फर्म हुआ, नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल बना हुआ है, बैंकिंग लोकपाल बना हुआ है। बहुत सारे न्यायाधिकरण हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं होता है। अंतिम निर्णय हमारे देश में सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का ही है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी काम कर रही है। शेयर मार्केट के संदर्भ में सेबी है, बीमा के संदर्भ में इरिडा है, संचार के क्षेत्र में ट्राई है, बैंकिंग के क्षेत्र में हमारे यहाँ आरबीआई है। लेकिन किसी भी विनियामक संस्था का निर्णय अंतिम नहीं होता है। अंतिम निर्णय हमारे यहाँ सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा। तो जिस देश में सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उस देश के शासन को विधि का शासन कहा जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में विधि का शासन है और वो सर्वोच्च विधि कौन है? भारत का संविधान है। वो सर्वोच्च विधि कौन है? भारत का संविधान है। हमारे देश का सर्वोच्च विधि कौन है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, भारत का संविधान है। क्लियर हुआ? दूसरी बात, कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कि कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान है। इसका मतलब कानून दो नागरिकों के मध्य भेद नहीं करता।
तो हो सकता है कि आपके मन में हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत हमारे यहां राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को संविधान में विशेष संरक्षण या रियायत दिया गया है। अब अगर यह मन में प्रश्न हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान में विशेष रियायत या छूट दिया गया है, तो ऐसा लगता है कि देश में विधि का शासन नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कानून दो नागरिकों के मत भेद नहीं करता, कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान है। फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान में विशेष रियायत या छूट या संविधान में उनके संरक्षण क्यों दिया गया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष संरक्षण दिया गया, विशेष रियायत दिया गया, छूट दिया गया है, ना कि द्रौपदी मुर्मू को, ना कि आनंदीबेन को। इसका मतलब है कि पद को संरक्षण दिया गया है, व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया गया है। हमारे यहां राष्ट्रपति एक पद है, द्रौपदी मुर्मू एक व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल एक पद है, आनंदीबेन पटेल एक व्यक्ति है। इसका मतलब है संरक्षण पद को दिया गया है, संरक्षण किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। हमारे यहां संरक्षण किसी व्यक्ति को नहीं है, हमारे यहां संरक्षण पद को दिया गया है। इसका मतलब पद को संरक्षण इसलिए दिया गया है कि वो दो ऐसे पद हैं जिन पर सम्मान और गरिमा के अलावा कुछ है भी नहीं। इसलिए उस पद की सम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखकर उन पदों को विशेष रियायत या छूट दिया गया है, ना कि किसी व्यक्ति को दिया गया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान है। दूसरी बात, पद को संरक्षण है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद के रूप में संरक्षण मिला है। लेकिन अगर 361 का दुरुपयोग करेंगे, पद के संरक्षण का यदि वो दुरुपयोग करेंगे, तो ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लगाने की पूरी व्यवस्था है। कि अनुच्छेद 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत इंपीचमेंट मोशन लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगर वो संरक्षण के नाम पर पद का मिसयूज करता है। संरक्षण अवश्य है, लेकिन संरक्षण पद को है, व्यक्ति को नहीं। इसलिए कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान है। अब अगर संरक्षण के नाम पर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव की व्यवस्था की गई कि महाभियोग प्रस्ताव लगा करके राष्ट्रपति को पद से पदच्युत किया जा सकता है। इसका मतलब सम्मान और गरिमा के कारण उस पद को संरक्षित किया गया है, ना कि किसी व्यक्ति को संरक्षण दिया गया। और संरक्षण के साथ अगर वो पद का दुरुपयोग करते हैं, तो फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रस्ताव की पूरी व्यवस्था है कि महाभियोग प्रस्ताव लगा करके राष्ट्रपति को पद से पदच्युत किया जा सकता है। इसका मतलब कहीं से संरक्षण के नाम पर सत्ता का या पद का दुरुपयोग करने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत में विधि का शासन है और संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं है, और देश में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सोनी, नीतीश, रचना, समझ में आ रहा है सभी लोगों को मेरी बात? ये चीजों को आप लोगों को समझना है। आया बात समझ में? कहीं कोई किसी को संरक्षण हमारे यहां नहीं है। इसका मतलब कि हमारे यहां किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमारे यहां कानून की नजर में सभी समान है। इस अभिव्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं है, व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं है। पद को विशेष संरक्षण, विशेष रियायत दिया गया 361 में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल पद हैं, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के रूप में उन्हें कोई संरक्षण नहीं है, ध्यान रखिएगा। कन्फर्म हुआ? इससे यह कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना, प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना देश के सामान्य विधि के अधीन है
और सामान्य न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता है और सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। कानून की नजर में मुख्यमंत्री और एक व्यक्ति, मुख्यमंत्री और सामान्य व्यक्ति में, कानून की नजर में मुख्यमंत्री और सामान्य व्यक्ति में, मुख्य सचिव और साधारण लिपिक में, कानून की नजर में मुख्यमंत्री और सामान्य व्यक्ति, कानून की नजर में चीफ सेक्रेटरी और एक सामान्य लिपिक में कोई अंतर नहीं है। कानून की नजर में चीफ सेक्रेटरी और सामान्य लिपिक में कोई अंतर नहीं है। आप चीफ सेक्रेटरी बने या आप सामान्य लिपिक हैं, कानून दो के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं करता। कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है और कोई उस राज्य का आम व्यक्ति है, कानून उस दो नागरिकों के साथ भेद नहीं करता। कानून की नजर में मुख्यमंत्री उतना ही बराबर है जितना एक सामान्य नागरिक। कानून की नजर में चीफ सेक्रेटरी राज्य का सर्वोच्च पद है और एक लिपिक सबसे छोटे पद पर आता है। दोनों कानून की नजर में एक समान है। कानून दो पदाधिकारियों के मध्य किसी प्रकार का भेद नहीं करता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, जब सीबीआई जांच का आदेश दिया जाता है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के पदाधिकारियों, ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के पदाधिकारियों के विरुद्ध अगर जांच करना होगा सीबीआई को, तो उसके लिए जांच के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है और नीचे के लिए जांच करने की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ज्वाइंट सेक्रेटरी या इससे ऊपर के पदाधिकारियों को जांच करने के लिए सीबीआई को पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि उससे नीचे के पदाधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करने के लिए कोई किसी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि कानून की नजर में जब सभी एक समान हैं, देश में विधि का शासन है अनुच्छेद 14 के तहत, तो फिर ऐसी स्थिति में एक के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है और नीचे के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का प्रतिकूल नहीं है? क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल नहीं है? ऐसा क्यों? इसका मतलब देश में विधि का शासन है। चीफ सेक्रेटरी और सामान्य लिपिक में कानून अंतर नहीं करता। चीफ मिनिस्टर और एक सामान्य व्यक्ति में कानून अंतर नहीं करता। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में विधि का शासन है। कानून की नजर में सभी एक समान है। कानून दो नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेद नहीं करता। सबके लिए कानून एक ही है और सबके अधिकारों का स्रोत भारत का संविधान है और सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। हमारे यहां एक ही प्रकार का न्यायालय है, एक ही प्रकार का न्यायालय और एक ही प्रकार का विधि है। एक नागरिक, एक कानून, एक न्यायालय का कंसेप्ट भारत में है। इसको हम लोग कहते हैं विधि का शासन। और विधि के शासन के लक्षण भारतीय संविधान में समाहित है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधि के शासन को संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधि के शासन को संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। कन्फर्म कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित है। इसका मतलब संसद संविधान संशोधन करके रूल ऑफ लॉ को समाप्त नहीं कर सकती। यह संविधान का मूलभूत ढांचा के रूप में दिखाई देता है। आई बात समझ में? आजकल आप लोग देखे होंगे हमारे यहां धर्म के आधार पर दो महिलाओं के साथ भेद किया जाता है धर्म के नाम पर। एक हिंदू धर्म की महिला है, उस पर अगर तलाक होता है तो वो भरण पोषण की अधिकारी है, वो भरण पोषण की अधिकारी है। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की महिला है तो उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके लिए जो उनका अपना पर्सनल लॉ होता है, उसके तहत उनमें कहा गया कि अगर उनका तलाक होता है तो भरण पोषण के अधिकारी नहीं है। हमारे देश में विधि का शासन है। कानून दो नागरिकों के मध्य भेद नहीं करता, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर। तो फिर धर्म के आधार पर भेद कैसे होगा? धर्म के आधार पर भेद क्यों होगा? इस आधार पर कल आप लोगों ने देखा होगा साहबानो 2.0 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं भी भरण पोषण की अधिकारी हैं। अब भरण पोषण की अधिकारी ये उनका अधिकार है, क्योंकि कानून की नजर में सभी एक समान है और धर्म के आधार पर कानून किसी प्रकार का भेद नहीं करता, न लिंग के आधार पर भेद करता। तो एक में स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होगा और एक में
पर्सनल लॉ लागू होगा। इसका जब देश में एक कानून है और कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं, तो फिर सभी धर्म की महिलाएं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, सभी धर्म की महिलाओं पर यह लागू होगा कि अगर तलाक होता है तो तलाक के बाद वो भरण पोषण की अधिकारी होगी। ये कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जो कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वो उतना ही अधिकार रखती हैं जितना हिंदू धर्म की महिलाएं रखती हैं। कन्फर्म हुआ। ये भी कहा कि चाहे आपका मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुआ हो, चाहे आपका मैरिज, आप लोगों का मैरिज मुस्लिम ये क्या पर्सनल लॉ के तहत हुआ हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुआ हो, कन्फर्म शरीयत जो उनका अपना चलता उसके तहत हुआ हो, तो आपके पास विकल्प है, आपके पास विकल्प है कि आप किसके तहत भरण पोषण का मांगने का। कोई भरण पोषण प्राप्त देना कोई खैरात का नहीं है। उन्होंने कहा कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कोई खैरात नहीं है, बल्कि उनका अपना अधिकार है, क्योंकि कानून दो नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेद नहीं करता। हालांकि ये डिसीजन तो 1985 में ही आया था। बाद में मुस्लिम धर्म के जो मौलवी थे वो लोग काफी विरोध हुआ। विरोध के कारण राजीव गांधी को कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलना पड़ा था। लेकिन जो कल फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो जो साहबानो 2.0 में स्पष्ट कर दिया है, कंफर्म हुआ। इसका मतलब कानून दो नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेद नहीं करता। इसी प्रकार हमारे यहां शनि सिग्नापुर मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, यानी उस मंदिर में पुरुष जा सकते, महिलाएं नहीं जा सकती। जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून की नजर में किसी प्रकार का भेद नहीं करता, और 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो जितना धार्मिक अधिकार एक नागरिक के रूप में पुरुष को है, उतना ही धार्मिक अधिकार एक नागरिक के रूप में महिला को है। और कानून दो नागरिकों पर किसी प्रकार का भेद नहीं करता, तो फिर कैसे आप शनि से मंदिर में प्रवेश महिलाओं को वर्जित होगा? आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल घोषित कर दिया। इसका मतलब कानून की नजर में सभी एक समान हैं, कानून दो नागरिकों में किसी प्रकार का भेद नहीं करता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विधि के शासन के नाम से जानते हैं, जिसके कंसेप्ट के जनक ब्रिटिश विधि शास्त्री ए.बी. डाइसी हैं। ब्रिटिश विधि शास्त्री ए.बी. डाइसी हैं, और इसका उल्लेख हमारे यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया, जिसे आप लोग कहते हैं विधि के समस्त समानता का अधिकार, विधि के समस्त राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। जब आप अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ते हैं, समानता का अधिकार, विधि के समस्त समानता के अधिकार की बात करते हैं। कन्फर्म हुआ? आ रही बात समझ में? तो इसको आप लोग इस रूप में अध्ययन करना है। दूसरा आता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। आप लोग ये ध्यान देंगे, यह नियम न्यायिक कसौटी की जांच है। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस को न्यायिक कसौटी की जांच कहा गया है। यह न्यायिक कसौटी की जांच है, न्यायिक कसौटी की माप है कि जो आप लोगों को साथ न्याय हो रहा है वो कसौटी पर खरा उतर रहा है कि नहीं। कई बार आप लोग कहते हैं कि ये सोना 24 कैरेट का है, तो आपने कहा कि सोना 24 कैरेट का है, तो मैं कैसे मान लूं कि 24 कैरेट का है? तो फिर उसके लिए कसौटी है, उस कसौटी के माप पर अगर सोना खरा उतरता है तो आप कह सकते हैं कि हां भाई ये सोना 24 कैरेट का है। तो न्यायिक कसौटी की माप है लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि एक्चुअल हमारे यहां न्याय सही मिल रहा कि नहीं। क्योंकि भारतीय संविधान का सारांश न्याय है, और संपूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायी है। तो एक्चुअल न्याय जो मिल रहा है वो सही है कि नहीं, तो उस न्यायिक कसौटी का मानक क्या है। अगर इस मानक में खरा उतरते हैं तो आप कह सकते हैं कि भारत में न्याय है, और अगर इस मानक में आप खरा नहीं उतर पा रहे तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में न्याय मिलता है। भारत में न्याय नहीं है, यह हम कह सकते हैं। इसलिए यही मानक है, इसी मेजरमेंट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत में न्याय है।
तो ये न्यायिक कसौटी का एक मानक है, माप है, कंफर्म हुआ, जिसके अनुसार 3 बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या है न्यायिक कसौटी की माप, मानक, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब इसमें 3 बातें आता है। पहला बात, वादी एवं प्रतिवादी, वादी एवं प्रतिवादी दोनों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी दोनों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि 2 लोगों के बीच विवाद है, न्यायालय ने एक का पक्ष सुना और दूसरे का पक्ष सुने बिना, दूसरे का पक्ष जाने बिना अगर न्यायालय डिसीजन दे दे तो आप कहोगे ना कि ये न्याय नहीं अन्याय है, ये न्याय नहीं अन्याय है। इसका मतलब जब तक दोनों पक्ष का विचार सुनने या जानने के बाद ही आपको निर्णय देता है, अगर उनका पक्ष या विचार या जानने या सुनने से पहले अगर आपने कोई डिसीजन दे दिया तो वो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रतिकूल है और वो अन्याय है, उसे न्याय नहीं बोलेंगे। दूसरा क्या कहता है कि मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच विवाद है और निर्णय देने वाला व्यक्ति उन्हीं 2 व्यक्तियों में व्यक्ति का कोई फेवर का व्यक्ति है, कोई परिचित व्यक्ति है, तो जिस व्यक्ति का वो परिचित व्यक्ति होगा उसी के पक्ष में निर्णय देगा। तो फिर निर्णय कैसे निष्पक्ष हो सकता है? निर्णय कैसे निष्पक्ष हो सकता है? इसलिए जब 2 व्यक्तियों के बीच विवाद होता है तो निर्णय देने वाला पर्सन थर्ड पर्सन होना चाहिए, निर्णय तीसरे पक्ष के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो जब 2 व्यक्तियों के बीच विवाद होता है, जब 2 व्यक्तियों के बीच विवाद होता है तो निर्णय तीसरे पक्ष के द्वारा दिया जाता है। तीसरे पक्ष के द्वारा दिया जाता है। तीसरे पक्ष के द्वारा दिया जाता है। तीसरी बात, जो भी डिसीजन आया, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डिसीजन है, तो जो भी डिसीजन आया अगर उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, जो भी निर्णय आया अगर उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं कि भाई मैं इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हूं, तो उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अवसर दिया जाए। उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अवसर दिया जाए। तो तीसरा क्या कहते हैं, जो भी निर्णय दिया गया जो भी निर्णय दिया गया उसके विरुद्ध अपील करने का अवसर दिया जाए। अपील करने का अवसर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो अपील करने का अवसर दिया जाए और अंतिम निर्णय सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अंतिम निर्णय सामान्य सर्वोच्च न्यायालय को, इसे कहते हैं लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि न्यायिक कसौटी की माप है। अगर ऐसा है तो आप लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में न्याय है, न्याय मिलेगा। और अगर ये बातें नहीं दिखाई देती तो
तो आप लोग कह सकते हैं कि उसे न्याय नहीं, उसे अन्याय बोला जाएगा। इसलिए यह नियम न्यायिक कसौटी की माप के रूप में देखा जाता है। इसी को हम लोग न्यायिक कसौटी की माप के रूप में जानते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? नीतीश, आपको भी समझ में आ रहा है? नीतीश बाबू, समझ में आ रहा है ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? तो ये सारा चीजें का आप लोगों को ध्यान देना है। कन्फर्म हुआ? तो इसको इस रूप में आप लोगों को ध्यान देना है। कन्फर्म हुआ? आ रही बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सभी लोगों को। चलिए, तो इस चीज को भी आप लोगों को बढ़िया से ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसको भी आप लोगों को बढ़िया तरीके से ध्यान